हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद मल्होत्रा जी। दोबारा से लेके आ गए हो अपनी न्यू एजुकेशन वीडियो। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है पाठ हरिहर काका, जो कि संचयन बुक का आपका है टॉपिक, क्लास 10 हिंदी का, कोर्स बी का टॉपिक है। आज हम हरिहर काका के पाठ पे चर्चा करने वाले हैं और इस पाठ को अच्छे से समझने वाले हैं, इनकी गहराइयों में जाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी बताने की कोशिश करूंगी, मेन आपके जो पॉइंट्स होंगे उनको कवर करूंगी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलना। आज की वीडियो में हम पूरा पार्ट तो नहीं पढ़ने वाले, पर इसकी समरी देखने वाले हैं, क्योंकि ये पार्ट बहुत बड़ा है। तो मैंने इस समरी में बनाते समय हर एक पॉइंट इसका कवर कर लिया था, जिससे कि पूरा पार्ट जितना बड़ा तो नहीं था पर उससे कुछ छोटा हो गया था। तो आज की वीडियो को पूरा देखना मत भूलना, साथ साथ इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबा देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। तो ये है हमारी पहली स्लाइड। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हरिहर काका के पाठ में कौन कौन है। पहला तो है लेखक, जो कि हरिहर काका के बहुत अच्छे मित्र हैं, बचपन से ही उसके साथ रहते थे। हरिहर काका के साथ पर बड़े होने के बाद वो थोड़े अलग हो गए थे, उनको कुछ काम था, वो बाहर चले गए थे गाँव से। और इसमें होता है एक हरिहर काका, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, बहुत भोले भाले किसान होते हैं, इनके पास जमीन होती है और इस जमीन के पीछे बहुत से लोग पड़े होते हैं। वो हम चैप्टर पे देखेंगे कि कौन कौन इस जमीन के पीछे पड़ा है, उन्होंने क्या क्या करने की कोशिश की। अब हरिहर काका के 3 भाई भी होते हैं और हरिहर काका और उनके तीनों भाइयों की शादी हो चुकी होती है। पर अनफॉर्चुनेटली जो हरिहर काका की शादी हुई होती है, उनकी जो बीवी होती है वो मर जाती है और इसलिए उनके कोई बच्चे नहीं होते। वो दोबारा शादी करते हैं, फिर उसके बाद भी उनकी बीवी मर जाती है। फिर वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब वो शादी नहीं करेंगे। और इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हरिहर काका के तीनों भाई हैं उनकी शादी हो गई, उनकी पत्नियां हैं, उनके बाल बच्चे हैं, पर हरिहर काका निसंतान है, यानी कि उनकी एक भी संतान यानी कि बाल बच्चे नहीं हैं। अब हम शुरू करते हैं और मेन चीज जो विलन है इसमें वो भी बता देते हैं। इसको हम एक मूवी की तरह देखेंगे, आज बहुत मजा आने वाला है पढ़ने में। तो इसमें एक विलन होता है जो कि है हमारे महंत जी इस चैप्टर के। और ये तो वैसे तो ठाकुरबाड़ी बहुत अच्छी जगह है, भगवान का स्थान होता है, पर यहाँ पे कुछ ऐसे कपटी लोग होते हैं ठाकुरबाड़ी में इस चैप्टर में, जो कि इस ठाकुरबाड़ी का फायदा उठाते हैं, लोगों का फायदा उठाते हैं। और जो भी उनका भोग आया होता है ठाकुर जी के लिए, जो पैसे उन्होंने किए होते खर्च, वो अपने ऊपर लुटाते हैं, ना कि किसी की सहायता करते हैं, ना ही ठाकुरबाड़ी में कोई डेवलपमेंट्स लाते हैं। बस वो अपने ही यूज में उस पैसों को यूज करते हैं। अब हम इस चैप्टर को शुरू कर सकते हैं। हाँ, तो इस चैप्टर में क्या है, जो फर्स्ट स्लाइड है इसमें मैंने आपको शॉर्ट समरी दे रखी है, जल्दी से शुरू कर देते हैं। लेखक कहता है कि वह हरिहर काका के साथ बहुत गहरे से जुड़ा था, यानी कि लेखक काका हरिहर काका का मतलब लेखक और हरिहर काका का संबंध बहुत अच्छा होता है। एक सेकंड में इसका थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी निकाल लेती हूँ, मैंने इसके नोट कर रखे हैं, क्वेश्चन आंसर भी बना रखे हैं मैंने। हाँ, ये रे। तो इसमें जो पहली ही लाइन है, मतलब ये जो पहली स्लाइड है, इसके लिए मेरे पास क्वेश्चन है। पहले हम स्लाइड पूरी समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। हम आगे आगे क्वेश्चन जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताती रहूंगी। लेखक का हरिहर काका के प्रति जो प्यार था वह लेखक और उनके व्यवहार के विचारों के कारण था, और उसके 2 कारण थे। पहला कारण था कि हरिहर काका लेखक के पड़ोसी थे, और दूसरा कारण था कि उनकी माँ ने बताया था कि हरिहर काका लेखक को बचपन से ही बहुत ज्यादा प्यार करते थे, एकदम पिता के समान प्यार करते थे। जब लेखक वयस्क हुआ यानी कि बड़ा हुआ, तो उसकी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई थी। इतना तो आपको समझ आ गया होगा, एकदम सिंपल हिंदी है। लेखक के गांव की पूर्व दिशा में ठाकुर जी का विशाल मंदिर था, यानी कि लेखक के गांव में एक बहुत बड़ा सा ठाकुर जी का मंदिर हुआ करता था, जिसको ठाकुरबाड़ी के नाम से जाना जाता था। और ठाकुरबाड़ी को लोग देव स्थान भी कहकर बुलाते थे। आगे जो भी इस पूरे समरी में देव स्थान जहाँ जगह आएगी वहां आप समझ जाना कि ठाकुरबाड़ी की बात हो रही है। लोग ठाकुर जी से
पुत्र की मन्नत मांगते थे, यानी कि उनका बच्चा हो जाए ऐसी मन्नत मांगते थे, मुकदमे में जीतने की मन्नत मांगते थे, उनकी बेटी की शादी हो जाए उसके लिए मन्नत मांगते थे, लड़के की नौकरी लग जाए उसके लिए मन्नत मांगते थे, और बहुत अलग अलग तरीके की मन्नत मांगते थे, यानी कि भगवान के सामने इच्छा रखते थे। और अगर एक बार मन्नत पूरी हो जाती तो इतने खुश हो जाते थे कि ठाकुर बाड़ी में रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाया जाता था। जिसको बहुत अधिक खुशी होती थी, वो जो बहुत अमीर होता था, जिसकी बहुत बड़ी मन्नत होती तो वो बहुत बड़ा दान करता था, यानी कि अपनी जमीन का, अपने खेत का छोटा सा भाग ठाकुरबाड़ी के नाम लिख देता था। और इसी तरह एक प्रथा बन गई थी ये कि जब भी कोई खुश हो, उसकी मन्नत पूरी हो, तो वह ठाकुरबाड़ी में कुछ ना कुछ दान करता था। लेखक कहता है कि उसके गांव अब गांव के नाम से नहीं बल्कि देवस्थान की वजह से उनको पहचाना जाता है। उसके गांव का यह देवस्थान इस इलाके का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध देवस्थान है। हरिहर काका ने अपने परिस्थिति के कारण देवस्थान में जाना बंद कर दिया था। मन बहलना लग गया था। लेखक भी कभी कभी देवस्थान चला जाता था, लेकिन लेखक कहता है कि वहाँ के साधु संत बिल्कुल भी उसको पसंद नहीं आते थे। ये तो आपको सब समझ आ गया होगा। ये तो ये बता रहे कि जो लेखक था उसको वहाँ का ठाकुरबाड़ी के लोग पसंद नहीं थे, क्योंकि उनमें वो काम करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। भगवान के नाम पर, भगवान के भोग के नाम पर वो हलवा पूड़ी बटोरते थे और आराम से पड़े रहते थे। सेवा के नाम पर वह सारा काम लोगों से करवाया करते थे और खुद कोई काम नहीं करते थे और बस वो बातें बनाते थे। अब इस पूरे पैराग्राफ में से जो क्वेश्चंस बनते हैं पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। कथावाचक, कथावाचक यानी कि लेखक। कथावाचक और हरिहर काका के बीच के संबंध क्या थे और उनका क्या कारण था? पहला क्वेश्चन तो ये बनता है। इसका आंसर देख लेते हैं। कथावाचक और हरिहर काका, ये आप नोट करते जाओ आंसर, मतलब ये आंसर आपके जरूर आएंगे परीक्षा में। तो कथावाचक और हरिहर काका के बीच वैचारिक और व्यवहारिक दो तरह के संबंध थे। व्यवहारिक संबंधों का कारण था उनके पड़ोसी होने का, जिसके कारण दोनों परिवारों में प्रेम था, क्योंकि हरिहर को अपनी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने लेखक को ही पुत्र की तरह प्रेम दिया था। उसमें पिता पुत्र का स्नेह संबंध उनके व्यवहारिक संबंध का आधार बना। जब लेखक बड़े हुए तब उनकी दोस्ती हरिहर काका के साथ हुई थी। हरिहर काका का अब कोई दोस्त नहीं था, तब कोई दोस्त नहीं था, और अब लेखक से ही अपने मन की हर बात बांटने लगे थे और ऐसे ही उनका जो संबंध था वो वैचारिक संबंध से आरंभ हुआ था। तो ये है क्वेश्चन। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैंने आपको बता दिया। वीडियो को थोड़ा स्लो जाके और जैसे जैसे मैं बोलते जाओ उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। और इसमें देख लेती हूँ अगर और कोई भी बन रहा हो तो। नहीं, बस इतना ही है। हाँ बस यही है इसके लिए तो क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा पार्ट क्या कह रहा है। हरिहर काका के बारे में बताता हुआ कहता था कि हरिहर काका और उनके 3 भाई हैं। अब लेखक बता रहे हैं कि हरिहर काका जो हैं उनके 3 भाई। ये मैंने आपको बता दिया। उनकी शादी हो गई थी, फिर उनका जो बीवी थी हरिहर काका की वो मर गई थी, फिर उसके कोई बाल बच्चे नहीं थे। तीनों भाइयों के पर बीवी भी थी और बाल बच्चे भी थे। ये सब मैंने आपको बता दिया। कुछ समय तक तो हरिहर काका को सभी चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा गया, परंतु कुछ टाइम के बाद हरिहर काका को कोई पूछता नहीं था, मतलब कि उनसे कोई बात नहीं करता था, ना उनको कोई खाने को पूछता, ना उनको कोई पीने को पूछता, ना उनका कोई ध्यान रखता, ना उनकी कोई देखभाल करता था। अगर बाई चांस हरिहर काका बीमार पड़ जाते थे तो समझो कि हरिहर काका के ऊपर मुसीबत का पहाड़ ही टूट जाता था। यानी कि ना तो उनको कोई बीमारियां पूछना आता था, ना ही ये देखता था कि उनको दवाई मिल रही है, यानी ना ये देखते था कोई मरे जिए कुछ भी हो, कोई उसका ख्याल नहीं रखता था हरिहर काका का। क्योंकि इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी हरिहर काका का कोई पानी भी नहीं पूछता था। बरामदे के कमरे में पड़े हुए हरिहर काका को अगर कोई चीज की जरूरत होती तो उन्हें खुद ही उठना पड़ता था। ये सब बता रहे हैं कि हरिहर काका को कोई भी नहीं पूछता था। अब हरिहर काका के पास ना कुछ जमीन होती है। एक सेकंड, मैं अपनी दूसरी भी वो खोल लूं जिससे कि मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊँ। तो हरिहर काका की एक जमीन होती है। एक सेकंड बस। तो हरिहर काका की एक जमीन होती है जो कि भाई चाहते हैं कि उनके नाम हो जाए। और एक सेकंड मैं एक बार देख लूँ को जमीन का क्या क्या उसकी वो थे, कौन कौन पीछे बढ़ा था। हाँ बस ठीक है। तो हरिहर काका के पास एक जमीन होती है। जमीन भाई चाहते हैं कि जमीन उनके नाम हो जाए, महंत चाहते हैं उनके नाम जमीन हो जाए, मतलब हर कोई चाहता है कि जमीन उसके नाम हो जाए हरिहर काका की, यानी कि तीनों भाई और महंत चारों के चारों लोग यही चाहते हैं कि जमीन उनके नाम हो जाए।
पर हरिहर काका चाहते हैं कि मैं अपने जीते जी जमीन किसी के नाम नहीं करूंगा। पहले तो हरिहर काका सोचता है कि भाइयों के नाम कर दूं, भाई तो मेरे अपने हैं, पर धीरे धीरे उनको कुछ समझ आने लगता है। अब क्या समझ आने लगता है ये हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखते हैं। एक दिन उनका भतीजा जो था वो शहर से आया था, अपने दोस्त को लेकर आया था। बहुत खुशी थी घर में और खुशी के मारे बहुत तरह की सब्जी चटनी रायता बना था। सब लोगों ने खाना खा लिया और हरिहर काका को किसी ने पूछा तक नहीं। यानी कि इतना टाइप का खाना बना था घर में, इतना पकवान बने थे। और हरिहर काका जो कि घर के सबसे बड़े थे, मतलब कि तीनों मतलब चारों भाइयों में से सबसे बड़े जो भाई थे वो थे हरिहर काका, जो सबसे बड़े थे घर में, उनको किसी ने पूछा भी नहीं। अब हरिहर काका को गुस्सा आ गया, बरामदे की ओर गए और जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे कि जो भाइयों की पत्नियां सोचती है ना कि वो मुफ्त का खाना खा रहे हैं, वो सब खाना जो है उनके खेत से ही जो अनाज बिकता है उसी से आया है। अब हरिहर काका ना बहुत सीधे साधे लोग थे, मतलब हरिहर काका बहुत सीधे साधे थे, तो उन्होंने कभी नहीं पूछा कि मेरी जमीन का जो आउटपुट है, यानी कि जो भी उसको बेचकर जो मतलब खाना जो जमीन पे मेरी उगा रहे हो उस खाने को बेचकर जो भी पैसा आ रहा है वो कहाँ जा रहा है, क्या यूज है, कभी नहीं पूछा। बोले वाले थे, खुश थे अपने परिवार के साथ। पर जैसे ही व्यवहार बदलने लगे, उनका जो तापमान था सर का बढ़ता चला गया। एकदम थर्मामीटर फटा और हरिहर काका ने जता दिया कि जो तुम ये खा रहे हो ना मुफ्त का, ये सब मेरी जमीन का जो अनाज है ना उससे ही आ रहा है, ये सब वही है खाना मेरे घर, जो जो मेरी जमीन का अनाज है वही मेरे घर में आ रहा है, और तुम मेरे को पूछते तक नहीं हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? अब आगे देखते हैं। हरिहर काका के गुस्से ने महंत, मतलब हरिहर काका का जो गुस्सा था उससे महंत लाभ उठाने लगा। अब महंत कहाँ था, कौन था, क्या था, ये सब बताते हैं। महंत जो था ठाकुरबाड़ी में रहने वाला था। ठाकुरबाड़ी का एक टाइप से वो हेड था जो इलेक्टेड हुआ था कुछ टर्म ऑफ ईयर्स के लिए, 5 से 6 साल के लिए उसको इलेक्ट कर रखा था महंत को। और ये महंत की इलेक्शन का ये था एक रूल कि अगर इस महंत, एक पर्टिकुलर महंत के रहते हुए ठाकुरबाड़ी को ज्यादा से ज्यादा लाभ होता है तो उसका जो टाइम है, पीरियड है, वो बढ़ा दिया जाएगा। और अब इस बात को ध्यान में रखते हुए महंत ने सोचा कि क्यों ना मैं हरिहर को अपनी तरफ कर लूं, जो उसकी जमीन है उसका मैं फायदा उठा लूं। अगर ठाकुरबाड़ी के जमीन नाम, मतलब ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन हो जाएगी तो मेरा जो पीरियड है ठाकुरबाड़ी में जो मैं और भी ज्यादा मौज मस्ती कर पाऊंगा। अब हरिहर काका क्योंकि भाइयों से गुस्सा थे तो महंत ने लाभ उठाने का सोचा। महंत जी हरिहर काका को अपने स्थान देवस्थान यानी कि ठाकुरबाड़ी, मैंने आपको पहले ही बताया देवस्थान यानी कि ठाकुरबाड़ी ले गए और हरिहर काका को समझाने लगे कि उनके भाई का परिवार केवल उनके जमीन के कारण ही जुड़ा हुआ है। किसी दिन अगर हरिहर काका को ये कह दे कि वे अपने खेत किसी और के नाम लिख रहे हैं तो वे लोग उनसे बात करना भी बंद कर देंगे। अब हरिहर काका को फंसाने जा रहा है महंत। उसने देखा महंत ने कि भाइयों से झगड़ा हो गया तो क्यों ना मैं फंसाऊं, क्या पता मेरी बातों में आके जमीन कर दे ठाकुरबाड़ी के नाम और मेरा और ज्यादा मौज मस्ती का जो मेरा पीरियड है, जो मेरे साल है, वो बढ़ जाए ठाकुरबाड़ी में। अब पहले मैं एक टर्म समझा देती हूँ, छल बल और कल। मुझे पता काफियों को पता होगा पर फिर भी मैं एक बार समझा देती हूँ जिनको नहीं पता। छल होता है कि अपनी बातों में फंसा कर किसी से कुछ काम करवाना, उसको अपने जाल में फंसाना। बल होता है यानी कि उसको डराना धमकाना, और कल होता है यानी कि हथियार का उपयोग करके उसको उससे कुछ काम करवाना। तो ये होता है छल बल और कल। अब पाठ में एंड तक में जाते जाते जो भाई होते हैं सारे और जो महंत होता है, ये सब जो होते हैं छल बल और कल का प्रयोग करते हैं हरिहर काका से जमीन छीनने में, उनसे जोर जबरदस्ती करते हैं। महंत हरिहर काका से कहता है कि उनके हिस्से में जितने खेत हैं वे भगवान के नाम लिख दो, ऐसा करने से उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी, उनकी पूजा की जाएगी सालों साल तक। हरिहर काका के तीनों भाई देवस्थान पहुंच गए। तीनों हरिहर काका के पांव में गिर गए और रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलतियों की माफी मांगने लगे और कहने लगे कि वे अपनी पत्नियों को उनके साथ किए गए इस व्यवहार की सजा देंगे। अब मैं आपको समझा देती हूँ कि ये इसमें क्या हुआ है। महंत जो है वो ले जाता है अपने साथ ठाकुरबाड़ी हरिहर काका को, और वहां पर उसको कहता है कि अगर तुम अपनी जमीन भगवान के नाम कर दोगे यानी कि ठाकुरबाड़ी के नाम कर दोगे तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हें अच्छा भोजन मिलेगा, तुम्हें ठाकुरबाड़ी में अच्छे से रखा जाएगा, राजा की तरह तुम यहाँ बैठोगे,
भगवान का दर्जा दिया जाएगा तुम्हें, तुम्हारी दिन रात आरती की जाएगी, सब होगा, तुम्हें बहुत लाभ होगा, तुम बस जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। अभी तो हरिहर काका भोले हैं, वो थोड़ा थोड़ा मंत्र को समझते नहीं, और अब उसके जाल में फंसने ही लग रहे होते हैं कि तीनों भाइयों की एंट्री हो जाती है मूवी में। अब क्योंकि हम मूवी की तरह देख रहे हैं, तो तीनों भाई की एंट्री होती है और वो क्या करते हैं, जाके सीधा हरिहर के पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, भाई वापस चल मेरे साथ, जो मेरी पत्नी ने तेरे साथ किया है मैं उसकी सजा उसे दूंगा। अब हरिहर काका के मन में दया का भाव जाग जाता है और घर वापस लौट जाते हैं। अब महंत को चिंता हो जाती है कि हरिहर काका तो भाइयों के साथ घर चले गए, कहीं भाई अपने नाम ना करा ले जमीन। तो महंत भी आगे जाके अपना पासा फेंकता है। अभी हम पढ़ते हैं कि घर पे क्या होता है। जब अपने भाइयों को समझाने के बाद हरिहर काका घर वापस आए तो घर में और घर वालों के व्यवहार में बदलाव को देखकर बहुत खुश हुए। यानी कि पहले हरिहर काका को कोई पूछता नहीं था, पर जैसे ही महंत के वहां से वापस आता है हरिहर, तो सब उसको पूछने लगते हैं, सब उसको अच्छा अच्छा खाना देने लगते हैं, सब उसका आदर सत्कार करने लगते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। हर कोई हरिहर के पीछे ही भागता है, क्योंकि सबको पता है कि हरिहर अपनी जमीन भाइयों के नाम करेगा, तो उसको आदर सत्कार देना जरूरी है, नहीं तो जमीन महंत के नाम हो जाएगी, यानी कि ठाकुरबाड़ी के नाम हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। गांव के लोग जब भी कहीं बैठते तो बातों का सिलसिला बन जाता जिसका कोई अंत ही नहीं होता। अब 4 लोग जहाँ बैठ जाते हैं वहां पे ऐसी रेल शुरू होती है बातों की कि उसका अंत ही नहीं होता। हर जगह बस उन्हीं की बात होती रहती, हर जगह सोचते लोग कि भाई इसके नाम होनी चाहिए जमीन, उसके नाम होनी चाहिए, ऐसा होगा तो वैसा होगा, हर कोई ऐसे सोचता। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी जमीन भगवान के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं हो सकता, और हरिहर की को कभी भी ना खत्म होने वाली प्रसिद्धि मिल जाएगी। और कुछ लोग यही सोचते थे इसका बिल्कुल विपरीत कि भाइयों के नाम हो जानी चाहिए, कोई ऐसी प्रथा शुरू नहीं होनी चाहिए जिससे कि परिवार के अलावा किसी और के नाम हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी थे। अब ये आगे हम डिस्कस करेंगे, इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं। हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपने हिस्से की जमीन उनके नाम लिखवा दे। इस विषय पर हरिहर काका ने बहुत सोचा, पर अंत में परिणाम पे पहुंचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी और को नहीं बनाएंगे। तो अब भाइयों को पता लग जाता है इसको मनाना इतना आसान नहीं है, हरिहर को मनाना, फिर चाहे वे भाई हो या मंदिर का महंत। अब हरिहर ने सोच लिया, अपने मन में ठान लिया कि मैं अपने जीते जी किसी और को अपनी जमीन नहीं दूंगा, क्योंकि रिश्तेदारों या किसी और के नाम लिखवा दिया था। उनका जीवन बाद में किसी कुत्ते की तरह हो गया था। उसे पूछने वाला भी कोई नहीं था। हरिहर काका बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु फिर भी जीवन का एकदम से बदलाव को समझ लिया था उन्होंने, और जीते जी फैसला कर लिया था कि जमीन किसी और के नाम नहीं लिख पाएंगे। अब इसमें बनते हैं क्वेश्चंस। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे, ये है पहला क्वेश्चन। नोट कर लो इसका आंसर सबके सब। हरिहर के भाई और महंत जी दोनों ही हरिहर के लिए काल और विकराल बन गए थे, यानी कि उसकी मौत की वजह और उसकी परेशानी की वजह बन गए थे। न तो भाइयों को हरिहर की फिक्र थी और न ही महंत को। दोनों ही उन्हें सुख नहीं दुख देने में, हित नहीं अहित करने में मगन थे। दोनों का लक्ष्य हरिहर की जमीन हथियाना था। इसके लिए चाहे वह हरिहर काका के साथ छल, बल और कल का प्रयोग क्यों न करे, हरिहर के भाई और महंत दोनों स्वार्थी, लालची और रिश्तों से ज्यादा महत्व धन को देने वाले लोग थे, जिन्होंने पहले तो मीठी मीठी बातें करके हरिहर की जमीन अपने नाम करवानी चाहिए। जब उसमें सफल ना हुए तो बल यानी बातों के द्वारा जोर जबरदस्ती करनी चाहिए, पर उसमें भी असफल रहने पर उन्होंने कल अर्थात हथियारों का सहारा लेकर हरिहर को डराना धमकाने का सोचा और जमीन को अपने नाम करवाने की सोची। इसलिए दोनों ही हरिहर को एक ही श्रेणी के अर्थात एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगने लगे। यहाँ पे होता है हमारा आंसर खत्म। दो क्वेश्चन और हैं जो इससे रिलेटेड ही हैं। अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को दुनिया की बेहतर समझ रखते थे, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी कि हरिहर काका अनपढ़ थे, फिर भी उनको इतनी समझ कैसे थी दुनिया की, उन्होंने इस स्थिति को आसानी से कैसे संभाल लिया। दुनिया की बेहतर रूप से समझ रखने के लिए भी शिक्षित होना जरूरी होता है,
और अनुभवी होना भी जरूरी होता है। हालांकि जो वो थे हरिहर काका थे वो शिक्षित नहीं थे, पर अनुभव यहाँ पे बहुत ज्यादा मैटर करता है। यह अनुभव हमें या तो आप बीती से आता है या जग बीती। अब आप बीती और जग बीती दो अलग अलग बात है। आप बीती यानी कि जो आपके साथ पास्ट में हुआ हो, जो आपने गलती करी हो, वो गलती आप दोबारा ना दोहराए, इससे आप बीती का सहारा लेते हो। और जग बीती वो होता है जो किसी और ने गलती की हो वो आप ना करी होती है जग बीती। यहाँ तक हरिहर काका के संबंध था, वह भोले भाले किसान थे, लेकिन उनने आप बीती ने धीरे धीरे उन्हें चतुर और अनुभवी बना दिया। और धीरे धीरे महंत और भाइयों का व्यवहार के आधार पर वह समझ गए कि खेल उनके जमीन के लिए रचा जा रहा है। अब वो समझ गए थे कि जो भी खेल है मेरी जमीन के पीछे हो रहा है, सब कुछ जो मेरे को सम्मान मिल रहा है ना, जमीन के पीछे ही मिल रहा है। वह सब महंत को भी जमीन के नाम पर टालने लगे और भाइयों को मना करने लगे। जब दोनों ने जमीन अपने नाम करवाने के लिए छल बलकल का सहारा लिया तो हरिहर ने अनुभव काम आया। लोगों वह उसे गांव के उन लोगों की याद आ गई जिनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, यानी कि उन्होंने जग बीती का यहाँ पे किया, सहारा लिया। उन्होंने जग बीती से देखा। उन लोगों की हालत के बारे में सोचकर कि जमीन दूसरों के नाम करने के बाद उनकी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो गई थी, जो कि ना तो घर का था ना घाट का। उनका जीवन नर्क बन गया था। हरिहर ने जग बीती से अनुभव लेते हुए उन्हें जीते जी अपने जमीन महंत के भाइयों के नाम करवाने को मना कर दिया। अब हरिहर काका समझ गए थे कि जीते जी किसी और के नाम नहीं करनी जमीन। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है। लेखक कहता है कि जैसे जैसे समय बीत रहा था महंत की परेशानियां बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने हरिहर काका को फंसाने के लिए जो जाल फेंका था, हरिहर काका उससे बाहर निकल रहा है। महंत ने जो जाल फेंका था, महंत को समझ आ गया था कि भाई भाई अपनी तरफ खींच लेंगे, जो जमीन है वो भाइयों के नाम हो जाएगी। तो महंत ने जो जाल फेंका था वो काम नहीं करेगा। अब महंत आ गया चिंता में और उसको ये सहन नहीं हो रहा था कि मेरा जाल भी बेकार नहीं बढ़ना चाहिए। तो उसने क्या किया, आधी रात को अपने ठाकुर बाड़ी से यानी देवस्थान यानी कि ठाकुर बाड़ी से साधु संत को लिया और जो कि गुंडे थे उनको लेकर, भाला लेकर और बंदूकें लेकर अचानक से हरिहर काका के आंगन में आ गया। उनको किडनैप करने की साजिश रची। अब वो सोच रहा था कि अब मैं इसको उठा लूंगा, इसको अगवा कर लूंगा, जो करूंगा, पर इससे निशान लगवा के रहूंगा कागजों पे। इससे पहले हरिहर काका और कुछ सोचते या उनके भाई की सहायता के लिए आवाज लगाते बहुत देर हो गई। यानी कि अब तक जो हरिहर काका थे वो किडनैप हो गए थे। जो गुंडे थे हरिहर काका को उठा के ले गए थे, महंत के गुंडे। हमला करने वाला हरिहर काका को अपनी पीठ पर डालकर गायब हो गया, यानी कि उसको ले गए अपने साथ। वे हरिहर काका को देवस्थान ले गए, यानी कि ठाकुर बाड़ी में लेकर छुपा दिया उसको। एक और तो देवस्थान के अंदर जबरदस्ती हरिहर काका के अंगूठे के निशान लेने लगे थे, और वहीं दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होते ही पुलिस को जीप में लेकर देवस्थान पहुंच गए। अब वो क्या होता है कि भाइयों को पता लग जाता है भाई हरिहर काका को तो किडनैप कर दिया। उनको शक होता है ठाकुर बाड़ी पे, उनको शक होता है महंत जी पे। तो वो क्या करते हैं, पुलिस के साथ जीप में बैठकर चले जाते हैं और उनको हरिहर काका को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। और अंदर क्या चल रहा होता है सीन की, हरिहर काका के अंगूठे के निशान लगवाने की कर रहे होते हैं कोशिश। महंत और उनके साथियों ने हरिहर काका के कमरे में, मतलब महंत, अब मैं ये बता देती हूँ क्या लिखा है इसमें, बहुत बड़ा है, मैं छोटा करके बता देती हूँ कि महंत जी जो थे और उनके जो साथी थे उन्होंने हरिहर काका को कमरे में बंद कर दिया। कैसे बंद कर दिया, हाथ पांव बांध दिए, उसके पट्टी मुंह पर डाल दी ताकि वो कुछ बोल ना पाए, उसकी आवाज बाहर तक ना पहुंच पाए। परंतु हरिहर काका दरवाजे तक लुढ़कते लुढ़कते आ गए और धक्का लगाकर बाहर खड़े भाई और उनकी पुलिस ताकि उनको बचा सके, तो उन्होंने दरवाजे को धक्का मारा और वो बाहर निकल गए। अब क्या होता है इसमें, एक सीन एक और है जो मैंने स्लाइड में नहीं मेंशन कर रखा, वो मैं सोचा था कि अलग से बता दूं, थोड़ा अलग सीन है वो। क्योंकि अब जैसे ही जो पुलिस और भाई जो है वो ठाकुर बाड़ी में पहुंचते हैं, पुलिस गेट खटखटाती है तो अंदर से एक बूढ़ा पुजारी निकलता है, करीब 102 साल का या 100 साल का या 99 साल का, इतना बूढ़ा कि उससे अगर उसको टॉर्चर किया जाए या उससे ऊंची आवाज में बात किया जाए तो मर भी सकता है, उसको डराया धमका जाए तो तकलीफ में आके मर भी सकता है। अब ये महंत की एक चाल होती है, उसने एक बुढ़े पुजारी को गेट पे खड़ा कर दिया होता है कि अगर पुलिस कुछ पूछना चाहे भी तो भी ना पूछ पाए। अब पुलिस पूछती है उससे, पुजारी से, कि अंदर कोई है,
तो चुप रहता है वो। फिर पूछती है कोई है अंदर क्या, तो फिर भी चुप रहता है। तो कहता है, पुलिस कहती है कि अंदर क्या हरिहर है, तो कहता है मुझे नहीं पता। फिर कुछ भी मतलब पुलिस जो उसे पूछती है ना, वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मतलब वो ऐसा कहता है कि मेरे को तो कुछ पता ही नहीं, पता नहीं, क्योंकि उसको मानते ने धमका रखा होता है, तुमने अगर पुलिस के सामने मुंह खोला तो फिर देख लेना तुम्हारा क्या हाशिर होगा, वैसे भी तुम्हारे कुछ साल ही पड़े हैं जिंदगी के, मैं तुम्हें समय से पहले मार दूंगा। तो वो डरा हुआ था पुजारी, तो कहता है मुझे कुछ नहीं होता, मुझे कुछ नहीं होता। इतने में क्या होता है कि हरिहर काका रेंग रेंग के पहुंच जाता है बाहर तक और दरवाजे को धक्का देकर बाहर आ जाते हैं, उसको बचा लेते हैं पुलिस वाले। दरवाजा खोलकर हरिहर काका का बंधन से मुक्त किया जाता है, यानी कि उसको जो भी उसकी पट्टी वगैरह बंधी होती है उससे उसको छोड़ा जाता है। हरिहर काका ने पुलिस को बताया कि वह लोग उन्हें उस कमरे में इस तरह बांधकर गुप्त दरवाजे से भाग गए और उन्होंने कुछ खली और कुछ लिखे हुए कागजों पर हरिहर काका के अंगूठे के निशान जोड़े थे। अब हरिहर काका जब पुलिस से पूछता, मतलब पुलिस पूछताछ करती है हरिहर काका से, तो हरिहर काका बताते हैं कि जो लोग थे उन्होंने जबरदस्ती अंगूठे के निशान लगवाए, कुछ भरे हुए कागजों पे, कुछ खाली कागजों पे, यानी कि जमीन के कागज थे उनमें से कुछ, उस पे अंगूठे के निशान जबरदस्ती लगवाए और हरिहर काका को दबाव में आके लगाने पड़े। अब आगे क्या होता है, ये सब बीत जाने के बाद हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगता है। 24 घंटे तक पहरा दिया जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन थोड़ा सा बन जाना चाहिए था, मैंने पहले बताना चाहिए था आपको, पर मैं अब बता देती हूँ। हरिहर काका के मामले में गांव के लोगों की क्या राय थी और उनके क्या कारण थे, यानी कि जो गांव के लोग बातें बना रहे थे उसमें लोगों की क्या राय थी और उसके क्या क्या कारण भी थे, ये भी बता देती हूँ। अब इसमें 2 वर्ग हो जाते हैं, आप पेज को हाफ डिवाइड कर लो और लिख लो पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहला वर्ग के नीचे लिखो उन्हें जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर देनी चाहिए, यानी कि पहले वर्ग में वो लोग थे जो चाहते थे कि जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम हो, और वहीं पे जो दूसरे वर्ग के लोग थे वो चाहते थे कि जमीन भाइयों के नाम हो। जो पहले वर्ग के लोग थे जो चाहते थे कि जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम हो, इसमें भी 2 तरीके के लोग थे। पहले वो थे जो धार्मिक विचारों वाले थे, जो चाहते थे कि ठाकुर बाड़ी की जगह और बड़ी से बड़ी हो जाए, विशाल हो जाए ठाकुर बाड़ी का मंदिर और आसपास के गांव में भी चर्चित हो। और यहीं पे दूसरी तरह के वो बुक्खड़, निकम्मे, लालची निठल्ले लोग थे, चटोरे लोग थे, जो हर समय ठाकुर बाड़ी में प्रसाद के रूप में पेट भर हलवा पूड़ी बटोरते थे, खाते थे। अब दूसरा वर्ग जो था जो चाहते थे कि भाइयों के नाम जमीन कर देनी चाहिए, उसमें 2 तरीके के लोग थे। इसमें कुछ लोग ऐसे थे जो हरिहर काका जैसे वृद्ध लोग थे, उनके नाम भी कुछ जमीन थी, वह नहीं चाहते थे हरिहर कुछ ऐसी परंपरा शुरू कर दे जिसमें घर वालों के अलावा किसी और के नाम जमीन करनी हो, और जमीन भाइयों के नाम कर देनी चाहिए। में दूसरे जो वर्ग में लोग थे वो थे जो लोग लेखक की तरह प्रगतिशील विचारों के थे, महंत के कुछ सच्चाई पे जानते थे और इसलिए नहीं चाहते थे कि महंत की बातों में आकर हरिहर कुछ गलत कदम उठाए, अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दे, और वो चाहते थे कि जो हरिहर है वो घर के व्यक्ति के अलावा किसी और के नाम जमीन ना करे। यहाँ पे होते हैं क्वेश्चन खत्म। आगे पढ़ते हैं, उसके आगे आगे जो जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन मैं आपको बताती जाऊंगी। यहाँ तक कि अगर हरिहर काका को किसी काम के कारण गांव से बाहर जाना पड़ता था तो हथियारों के साथ 4-5 लोग हमेशा उसके साथ थे। अब पुलिस को लगता था कि भाई महंत तो बदला लेगा, तो पुलिस वालों ने अपने कुछ कर्मचारियों को हरिहर काका के साथ हमेशा पहरा देने के लिए रखा होता, जिनके पास पिस्तौल भी थी। और वो जो लोग थे पुलिस वाले, वो हरिहर काका के खर्चे पर मौज करते थे और साथ साथ उसका पहरा देते थे। और जब भी हरिहर काका को बाहर आना जाना होता था तो वो 4-5 लोग हमेशा हथियारों के साथ उसके आसपास रहते थे, यानी कि अब हरिहर काका को पूरी प्रोटेक्शन दी जाती थी। कोई भाई भी नहीं चाहते थे कि महंत कोई हमला करे जिससे कि उनके नाम आने से दिक्कत हो जमीन को, और न ही पुलिस चाहती थी। तो लेखक कहता है कि हरिहर काका के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले वाले किसान की तुलना में बुद्धिमान हो गए हैं, यानी कि उनमें अब समझ आ गई है स्थिति को कैसे संभालना है। उन्हें अब सब कुछ समझ आ गया था कि भाइयों का अचानक एकदम से जो प्यार आ रहा था वो कुछ नहीं था, बल्कि उनके जमीन के लिए, उनकी धन दौलत के कारण था। नहीं तो वह हरिहर काका को पूछते तक नहीं। जब तक हरिहर काका देव स्थान से वापस घर आ गए थे, उसी दिन से हरिहर काका के भाई, उनसे दूसरे रिश्तेदार भी सोचते थे कि हरिहर को कानूनी तरीके से जायदाद भतीजों के नाम कर देनी चाहिए या फिर भाइयों के नाम कर देनी चाहिए, रिश्तेदारों के नाम कर देनी चाहिए, ताकि महंत से उनको कोई खतरा ना हो। और महंत के आड़ में जो भाई थे वो
जमीन अपने नाम करवाना चाहिए। आपको याद होगा शायद से 9th में एक चैप्टर था धर्म की आड़, जिसमें धर्म के नाम पर लोग क्या क्या करते थे, लोगों को भटकाते थे, नेता जो लोग होते हैं धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाते थे। उस चैप्टर में ये सब लिखा था। तो ये चैप्टर भी कुछ कुछ वैसा ही है धर्म की आड़ जैसा, कि धर्म की आड़ में महंत ने आकर सारा का सारा जो पैसा धन दौलत था वो सब बटोरना चाहा, उसी रिलेटेड है। एक रात हरिहर काका के भाइयों ने भी उसे इसी तरह व्यवहार करना शुरू कर दिया। महंत के सहयोगियों ने जैसे किया था वैसा उसे धमकाने की कोशिश की और कहा कि खुशी खुशी अंगूठे के निशान लगा दो, नहीं तो यहीं पे मार के यहीं पे दफन कर देंगे और बाहर में किसी को भी सूचना तक नहीं मिलेगी तुम्हारी मृत्यु की। हरिहर काका के साथ अब उनके भाइयों की मारपीट शुरू हो गई थी। अब भाइयों ने भी महंत जैसा उसके साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया था। मैं एक बार देख लेती हूँ अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ पे। तो अब एक क्वेश्चन और बनता है अगर हम बनाना चाहे तो, कि एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा अज्ञान की स्थिति में भी मनुष्य मृत्यु से डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर भी मृत्यु का वर्णन करने के लिए तैयार हो जाता है। ये क्वेश्चन बनता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं। इस पंक्ति का अर्थ है कि जब तक व्यक्ति को अपने साथ होने वाली घटनाओं या परिस्थितियों के कारण का पता होता है तो उसके परिणामों से डरता है, घबराता है, लेकिन एक बार उसे अपने साथ घटित होने वाली घटनाओं के कारणों का पता चल जाता है तो वह उनके साथ दो दो हाथ करने को तैयार हो जाता है। हरिहर काका की कहानी में भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही था कि पहली बार तो हरिहर काका को अपने अपहरण जब हरिहर काका का अपहरण किया गया था तो हरिहर काका को अपने अपहरण के पीछे की वजह ज्ञात नहीं थी, लेकिन जब उनको कारण पता लगा, जब उनको वजह ज्ञात हुई अपने अपहरण के पीछे की, तो उन्होंने अपनी जमीन किसी और के नाम करवाने के लिए मना कर दिया। और दूसरी बात, जब भाइयों ने भी महंत की तरह कोशिश की तो अब हरिहर काका ने बिना डरे, बिना किसी हथियारों से डरे, बिना डरे उन्होंने शोर मचाने की शुरू कर दी और शोर मचा के जिसके कारण न केवल उसे उनकी जान बच गई बल्कि भाइयों का कच्चा चिट्टा सबके सामने खुल गया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। आपने अच्छा है कि नोट कर लिया हो तो आपका ही फायदा है इसमें, क्योंकि ऐसे वैसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं पेपर में। अब आगे पढ़ते हैं। जब हरिहर काका अपने भाई, अब मैं बता देती हूँ कि इस पूरे में क्या होता है कि जो भाई थे उन्होंने भी जैसा हरिहर के साथ, मतलब महंत ने जो किया था हरिहर के साथ वैसे ही भाइयों ने करना शुरू कर दिया। उसके साथ मारपीट होने लगी और हरिहर जोर जोर से चिल्लाकर मदद की सहायता कर मतलब मदद मांगने लगा। उतने में जो गांव वाले थे वो बाहर इकट्ठे हो गए। अब बहुत देर हो गई थी, कोई बाहर नहीं आ रहा था हरिहर के घर में से, आवाजें आ रही थी सिर्फ, बाहर तक पहुंच रही थी। तो गांव वाले लोग सारे इकट्ठे हो गए। जो पुलिस वाले थे वो भी अंदर आने लगे और उतने में क्या था, महंत जो था वह उसने फायदा उठाया, पुलिस की जीप में साथ आ गया और पुलिस ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। अंदर हरिहर काका इतनी बुरी हालत में पड़ा हुआ था कि जितनी उसकी हालत ठाकुरबाड़ी में भी नहीं हुई थी उससे बुरी हालत में, यानी कि भाइयों ने उसको खूब मारा पीटा था। हरिहर काका ने अपने भाइयों का सारा सच पुलिस को बता दिया और जो कागजों पे जबरदस्ती अंगूठे के निशान लिए गए थे वो सब के बारे में बता दिया और ये भी बताया कि उसको बहुत मारा पीटा था। इस घटना के बाद हरिहर काका अपने परिवार से एकदम अलग हो गए थे। उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए 4 रैफिलदार पुलिस मिल गई थी। आश्चर्य की बात यह है कि उनके भाई और महंत को काफी प्रयास किए गए थे। अब इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है। अब जैसे कि इस चैप्टर में लिखा है कि, मतलब इस स्लाइड पे लिखा है कि हरिहर और उसके भाइयों में दूरियां आ गई थी, रिश्ते में खटास आ गई थी, रिश्ते में दरारें आ गई थी। तो अब इससे एक क्वेश्चन बन सकता है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है। इसमें आपको एक बहुत अच्छे से फ्रेम करना पड़ेगा आंसर एकदम प्रोफेशनली। तो मैं बता देती हूँ कि क्या आंसर होगा। परिवार और समाज दोनों ही रिश्तों से बनते हैं और रिश्तों के बिना मनुष्य ना तो आगे बढ़ सकता है और ना ही जीवन सही ढंग से जी सकता है। इन रिश्तों के कारण ही हमारी खुशियां दुगनी हो जाती हैं और दुख और गम आधे हो जाते हैं। रिश्तों का जीवन में बहुत महत्व है, लेकिन दुख की बात यह है कि आधुनिक समय में रिश्ते अपना महत्व खोते चले जा रहे हैं। आधुनिक यानी कि मॉडर्न टाइम में आज रिश्तों को
आज रिश्तों से अधिक महत्व धन, जायदाद और संपत्ति को दिया जाता है, जिसके कारण धीरे धीरे रिश्तों में दूरियां आने लगी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम रिश्तों का महत्व पहचानें और उन्हें मधुर बनाए रखें, ताकि एक दूसरे पर विश्वास बना रहे। केवल हम सुखी और सहज जीवन जिए, बल्कि रिश्तों का आनंद भी उठाएं। जैसे हरिहर काका के पाठ में हुआ, जब हरिहर काका को अपने रिश्ते के करीबी लोगों ने उन्हें धोखा दिया, तो उन्हें इतना बड़ा धक्का लग गया कि ना तो वो किससे बोलते थे और ना ही किससे बात करते थे। ये जो है क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है। असल में भाइयों की चिंता जो थी वो हरिहर को लेकर नहीं थी, बल्कि महंत और पुजारी के लिए थी, कि वो वापस उसको बहला फुसला के ना ले जाए और अपना नाम ना करवा ले समय। यह चिंता बहुत उन्हें सताई जा रही थी, और महंत को भी दूसरी तरफ यही हो रहा था कि भाइयों के नाम ना हो जाए, भाइयों को हो रहा था कि महंत के नाम ना हो जाए। तो दोनों चिंता में थे और गांव में ये बात आग की तरह फैल रही थी। आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे, वैसे वैसे डर का माहौल बन रहा था। सभी लोग सिर्फ यही सोच रहे थे कि हरिहर काका ने अमृत तो पिया नहीं हुआ, कि वो मरेंगे ही नहीं, और मरेंगे तो पूरे गांव में तूफान आ जाएगा, कि मानता हरिहर काका के बीच में जमीन को लेकर लड़ाई हो जाएगी। पुलिस ने जवान हरिहर काका के खर्चे पर बहुत मौज मस्ती कर दी। यानी कि अब इसमें क्या बता रहे हैं कि ऐसा तो है नहीं, गांव वाले ने ये कहने लग गए कि ऐसा तो है नहीं कि हरिहर ने कोई अमृत पी रखा, कि वो कभी मरेगा ही नहीं, एक न एक दिन तो उसे मरना ही, और जब मरेगा तो महंत और हरिहर काका के भाइयों के बीच में जमीन को लेकर लड़ाई हो जाएगी। और वहीं दूसरी ओर जो पुलिस के जवान थे वो हरिहर के खर्चे पे मौज मस्ती कर रहे थे, यानी कि उसके खर्चे पे खाना पीना कर रहे थे। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अर्थात इसका मतलब बता देते हैं, हरिहर काका के पास धन था, लेकिन उनके लिए उसका कोई महत्व नहीं था, और पुलिस वाले बिना किसी कारण के हरिहर काका के धन पर मौज कर रहे थे। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों व्यक्ति उसे भोग लगा रहे थे। यहाँ पे हमारा ये जो है स्लाइड खत्म होता है। मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ आपको एक बार। अब जो क्वेश्चन है वो ये है, यदि आपके आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई होता तो आप उसकी किस प्रकार मदद करते। ये क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। जो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आपने नोट नहीं किए तो वीडियो को पीछे करके पहले क्वेश्चंस नोट कर लो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत जरूरी है। इसका आंसर देख लेते हैं कि यदि अगर हमारे आसपास हरिहर काका जैसी हालत में कोई होता तो हम उसको पूरी तरह से मदद करने की कोशिश करते, उनसे मिलकर उनके दुख का कारण पता करते, उनको एहसास दिलाते कि वे अकेले नहीं हैं। सबसे पहले तो ये विश्वास कराएंगे कि सभी व्यक्ति लालची नहीं होते, सभी व्यक्ति महंत और भाइयों जैसे नहीं होते। इस तरह मौन रहकर आप दूसरों को मौका न दे, बल्कि उल्लास से शेष जीवन बताएं। उल्लास यानी कि खुशी से, मौज मस्ती से, शेष जीवन यानी कि बचा हुआ जीवन बताएं। और आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो स्थिति में क्या परिवर्तन होता। कि हरिहर काका के गांव में अगर मीडिया की पहुंच होती तो स्थिति में क्या परिवर्तन होता। तो इसका आंसर आप नोट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि मीडिया आज देश की सबसे बड़ी ताकत है, और अगर कोई भी बात मीडिया तक पहुंच जाती है तो उस बात में बाल की खाल निकल जाती है। बाल की खाल यानी कि गहराई तक पहुंच जाती है मीडिया। अगर हरिहर काका के गांव में मीडिया की पहुंच होती तो महंत की हरिहर काका के साथ कुछ कहने की हिम्मत न होती, और अगर महंत अपहरण कर भी लेता तो लोगों के और मीडिया के दबाव के कारण पुलिस को उन्हें गिरफ्तार करना पड़ता और ठाकुरवाड़ी में फिर न रह पाता। उस घटना के बाद उनके भाइयों की उसके साथ कुछ करने की हिम्मत न होती। उनके भाई मीडिया के चलते ही उसके खान पान, रहन सहन की अवस्था बिल्कुल सही करते और महंत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती। और अगर महंत उनके भाई भी कुछ करने की कोशिश करते तो उनके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती। सारा देश हरिहर के साथ खड़ा होता और हरिहर कभी अकेला महसूस नहीं करते। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर और हमारा चैप्टर हरिहर काका सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करने मत भूलना, बिना लाइक करे मत जाना प्लीज। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनने में, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि उनका भी फायदा हो पाए, वो भी आपके साथ परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंक पा पाए। अगर आपने मेरे दिए हुए क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लिए और जैसा मैंने समझाया वो आप सबको समझ आ गया, तो हरिहर काका जैसे आसान चैप्टर में आपके फुल मार्क्स आने गारंटीड हैं।
और जाते जाते अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो, अगर आप चाहते हो कि मैं इसके जो डाउट्स, अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप उनको कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं देखूंगी कि कितने से कितने इस पे लाइक आए हैं, तो उसके हिसाब से मैं और आगे हिंदी के चैप्टर्स लेके आऊँगी। और इस चैप्टर पे इतनी ही चर्चा करेंगे। आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आया हो। अगर आपके कोई डाउट हो तो मैं दोबारा कह रही हूँ कि कमेंट में लिख देना, मैं उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करूँगी, या तो आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगी अगर ज़्यादा डाउट्स होंगे, और अगर सिंगल डाउट होंगे तो मैं कमेंट में ही आपका आंसर पिन कर दूँगी। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। बाय बाय।